हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आर्ट्स एकेडमी। लंबे समय के बाद फिर से एक वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये जो वीडियो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में है, यानी मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि हम लोग को पता है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है यानी मौलिक जो अधिकार है, इसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 में की गई है। अगर हम लोग बात करें कि क्या ये जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, क्या ये पहले से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था? क्या ये पहले से ही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद रहा? तो हमें पता क्या चलेगा कि जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है अमेरिका से, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मौजूद नहीं था। वहाँ पर 10th अमेंडमेंट करके 1791 में फंडामेंटल राइट्स को बिल ऑफ राइट्स के रूप में वहाँ पर ऐड किया गया और उसी बिल ऑफ राइट्स को हम लोगों ने अपने देश के संविधान में फंडामेंटल राइट्स के रूप में यहाँ पर जोड़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट्स आखिर है क्या? तो कहा गया कि एक राइट है, एक अधिकार है जो फंडामेंटल है, एक ऐसा अधिकार जो हमसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता है। माय फ्रेंड्स, जन्म लेने के साथ ही हमें यह अधिकार मिल जाता है, चाहे हमें नाम मिले या ना मिले, हमारे मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो कहता क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो प्रमोट किसे करता है? तो पता चलता है कि ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, एक राजनीतिक लोकतंत्र को क्या करता है तो प्रमोट करता है। और इसमें क्या कहता है कि जो राइट्स हैं किसका, पीपल का, वो अगेंस्ट इन्वेजन बाय ए स्टेट, यानी स्टेट के अगेंस्ट हमें दिया गया है। और ये जो फंडामेंटल राइट है वो किसी इंडिविजुअल को इंडिविजुअल के अगेंस्ट दिया गया है, एक व्यक्ति विशेष को अधिकार ये प्रदान की गई है। वहीं ये फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो लॉ है वो किसका है तो गवर्नमेंट का है, ना कि मेन का है। अर्थात यहाँ पर विधि का शासन है, ना कि यहाँ पर मानव की शासन है या किसी और का शासन देखने को मिलता है। अब कहता है कि फंडामेंटल ही क्यों, मौलिक ही क्यों, मूल ही क्यों? तो इसके सबसे बड़ा तथ्य हमें ये पता चलता है कि ये जो है ये प्रोटेक्टेड है, ये संरक्षित है, और ये प्रोटेक्टेड और गारंटेड है किसके द्वारा तो फंडामेंटल लॉ के द्वारा। फंडामेंटल लॉ का अर्थ क्या है? मूल विधि का अर्थ क्या है? तो मूल विधि का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान से, कि संविधान के अनुसार बनाए गए नियमों और कानूनों के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूलभूत अधिकार हैं, वो क्या है तो संरक्षित है। और इसको संरक्षण प्रदान करने का जो कार्य है वो कौन करता है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करते हैं। वहीं ये इसेंशियल है, ये आवश्यक है किसके लिए तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो फंडामेंटल राइट है वो किसी इंडिविजुअल को क्या किया गया है, दिया गया है अगेंस्ट द स्टेट एंड द इंडिविजुअल्स। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, वो कहाँ से तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान में पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि वहाँ पर 10th अमेंडमेंट करके
1791 में वहाँ पर बिल ऑफ राइट्स के रूप में क्या किया गया, जोड़ा गया। इसी को मैग्ना कार्टा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग बात करें कि हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स है कितने, तो हमें पता चलता है कि जो हमारे टोटल फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो कितने हैं, तो 6 फंडामेंटल राइट्स की बात यहाँ पर की गई है। अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये जो समानता का अधिकार है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है कि कानून के समक्ष सभी क्या है, समान है। वहीं आर्टिकल 19 से 22, 19 से 22 में राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की बात कहा गया है। वहीं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात यहाँ पर कही गई है, शोषण के विरुद्ध यहाँ पर संरक्षण की बात कही गई, जो कहाँ, तो आर्टिकल 23 से 24 में बताया गया है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता की यहाँ पर बात की गई है, जो आर्टिकल 25 से 28 में इसका वर्णन है। माय फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें कि अकॉर्डिंग टू पॉलिटी व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया, कि पॉलिटी के अनुसार भारत की खूबसूरती क्या है, तो भारत की जो खूबसूरती है वो इसी में दर्शाई गई है। किसमें, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या सभी रिलीजन के लोग आपस में मिलजुल करके यहाँ पर रहते हैं और इतने वास्ट डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम सभी क्या है, एक साथ यहाँ पर पीसफुल लाइफ स्पेन कर रहे हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया। वहीं अगर हम लोग आर्टिकल 29 से 30 में बात करें तो कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की यहाँ पर बात कही गई है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक शिक्षा की यहाँ पर अधिकार की यहाँ पर बात कहा गया है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की यहाँ पर बात की गई। वहीं आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार की यहाँ पर बातें कही गई हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स था, 7 मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार यहाँ पर बताए गए थे। और ये 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे, तो 7वां जो था यहाँ पर वो था क्या, राइट टू प्रॉपर्टी। जिस राइट टू प्रॉपर्टी को मीन्स संपत्ति के अधिकार को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यानी 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके क्या किया गया, तो इसको फंडामेंटल राइट से यानी कि मौलिक अधिकार से इसको हटा करके आर्टिकल 300 के ए में एक लीगल राइट्स के रूप में इसको क्या कर दिया गया, रख दिया गया। क्योंकि ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था इसे हटाया इसलिए गया क्योंकि हमारे देश के डेवलपमेंट के बीच में आ रहा था, जिस कारण से देश के डेवलपमेंट को देखते हुए इसे क्या किया गया, यहाँ से रिमूव किया गया। तो अगर कहा जाए कि क्या फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, तो बोलेंगे कि नहीं। अगर ये एब्सोल्यूट अगर होता तो फिर इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता था। भले ही ये एब्सोल्यूट नहीं है लेकिन ये क्या है, तो ये जस्टिसिएबल है, जस्टिसिएबल है, न्याय उचित है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन अगर होगा तो हम अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 के अनुसार कहा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो कहता है नेक्स्ट कि आर्टिकल जो 12 है
ये आर्टिकल 12 यहाँ पर किसके बारे में बताता है? तो आर्टिकल 12 यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करता है। अब आर्टिकल 12 में यहाँ किसका डेफिनेशन है स्टेट की? तो स्टेट का कैसा है? तो निगेटिव डेफिनेशन देता है। वहीं आर्टिकल 36 जो है ये स्टेट का कैसा? तो स्टेट का पॉजिटिव डेफिनेशन देता है। यानी राज्य का नकारात्मक परिभाषा आर्टिकल 12 में है और राज्य की सकारात्मक परिभाषा आर्टिकल 36 में है। तो कहता है कि राज्य की परिभाषा क्या है? तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो राज्य है इसका दो डेफिनेशंस यहाँ पर पार्ट 3 और पार्ट 4 में दिया गया है। जैसा कि आर्टिकल 12 का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहाँ है? पार्ट 12 में है। और वहीं आर्टिकल 36 जो है वो कहाँ पर? तो पार्ट 4 में बताया गया है। ये जो है ये कहता है कि कोई भी अथॉरिटी, चाहे वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी हो, या तो लोकल हो या गवर्नमेंट का या तो लेजिस्लेचर के अंतर्गत हो, इन सभी को यहाँ पर किस में? तो एक स्टेट के रूप में डिफाइन किया गया है। मीन्स यहाँ कहा गया कि इंडिया में जो है वो इंडिया में क्या है? तो इंडिया में यहाँ पर लेक्स रेक्स है। लेक्स रेक्स का अर्थ होता है, लेक्स रेक्स का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? कि लॉ इज द किंग। यानी कि किंग कौन है? तो लॉ यानी कानून, कि कानून राजाओं का क्या है? राजा है। ना कि यहाँ पर रेक्स लेक्स है। इंडिया में क्या है? लेक्स रेक्स है। तो कहा गया यहाँ पर कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो होता क्या है? तो अभी के लिए हम लोग बस सिर्फ ये ध्यान में रख लेते हैं, ऐसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस समझने के लिए ये याद रख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है वो फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेटिव एक्शंस ओनली होता है। यानी सिर्फ विधायिक क्रियाओं के द्वारा जिसे बनाया जाए उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे कि सीबीआई, एनजीटी। और वहीं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो होता है उसका निर्माण एग्जीक्यूटिव एक्शन के द्वारा किया जाता है, कार्यपालिका की शक्तियाँ या कार्यवाही के द्वारा या इसके एक्शन के द्वारा किया जाता है। तो उसे हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, जैसे यूआईडीएआई। वही हम लोग को पता है कि जो गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह के स्टेट और यूनियन लेवल की गवर्नमेंट है। तो इन्हें भी यहाँ पर किस में डिफाइन किया गया है? तो आर्टिकल 12 में। यहाँ आर्टिकल 12 यानी यहाँ स्टेट का अर्थ राज्य नहीं, जैसे कि बिहार, यूपी, ये राज्य नहीं। स्टेट का अर्थ यहाँ पर है क्या? पावर से है, शक्ति से है। अगर कल को होकर आप अगर कुछ बनते हैं सच एज आईएएस, आईपीएस, तो आप भी क्या कहलाएंगे? एक स्टेट कहलाएंगे। एक क्या? तो स्टेट कहलाएंगे, यानी एक राज्य के रूप में जाने जाएंगे। जैसे पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लुइस 16 कहता था आई एम द स्टेट। मतलब क्या? वो एक राज्य था, वो एक पावर को बता रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल 13। अगर हम लोग आर्टिकल 13 के बारे में अगर देखें तो आर्टिकल 13 यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा की बात कहता है।
और जुडिशियल रिव्यू की अगर हम लोग बात करें तो हम जैसा कि पढ़ते हैं कि जो न्यायिक समीक्षा है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हम लोग पढ़ते भी है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये सही भी होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये पता चलता है कि ये जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू जो है, ये ना तो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और ना ही भारत के संविधान में लिखा हुआ है। तो फिर ये है क्या? तो कहा गया कि इट इज ओनली अ जुडिशियल इन्वेंशन। ये सिर्फ एक न्यायिक एक खोज है, एक अलग एक इन्वेंशन है, जिसमें कोर्ट कहता है कि ये कोर्ट का फर्ज है, ये न्यायपालिका का, ये जुडिशरी का फर्ज है कि अगर कुछ गलत होता है या अगर कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को सुधारना या जजमेंट में सुधार करने की हमारी ये क्या है, जिम्मेवारी है। और ये जो जुडिशियल इन्वेंशन की जो बात है, ये कहाँ से, तो 1803 में एक केस फाइल हुआ था जिसका नाम था मारवरी वर्सेस मेडिसन केस। इसी केस से यहाँ पर क्या किया गया, तो जुडिशियल इन्वेंशन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। और ये जुडिशियल इन्वेंशन हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 में लिखा हुआ नहीं है, बस उस तरह का थॉट एक्सप्रेस करता है, उस तरह का विचार को एक्सप्रेस करता है जो आर्टिकल 13 में है। तो कहता है कि अगर हमें जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा अगर करना होगा तो किस तरह से कर सकते हैं। तो कहा गया कि दो तरह से हम लोग न्यायिक समीक्षा यहाँ पर कर सकते हैं। एक जो कहा गया कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरा है कौन सा, तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग कहाँ, तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर न्यायिक समीक्षा की बात कहा गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन ये उठता है कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू किस हद तक कर सकते हैं या कितने तरह से किया जाता है, या न्यायिक समीक्षा कितने तरह की है। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो न्यायिक समीक्षा है वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ना तो लिखा हुआ है और ना ही ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो फिर ये स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है क्या? तो पता क्या चलता है कि भारत के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशियल रिव्यू, जो न्यायिक समीक्षा जो है वो प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि जो जुडिशरी है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो सिर्फ प्रोसीड्यूर चेक करेगी। और अगर हम लोग अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, अमेरिका के संविधान की बात करें, तो वहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इसका अर्थ ये होता है कि जो जुडिशरी जो है वो लॉ के साथ साथ प्रोसीड्यूर को भी क्या करती है, तो चेक करती है। जिस कारण से इंडिया में नैरो इंटरप्रिटेशन हो जाता है जुडिशियल रिव्यू का, तो वही अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे वाइड इंटरप्रिटेशन बताया गया है। तो ये रहा जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि किस हद तक हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग इसे एक ट्रिक्स के हेल्प से आज देख लेते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो 22 तक इसे कैसे हम लोग लर्न कर सकते हैं। तो आज लर्न कर लेते हैं और अगले क्लास में इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे। तो एक ट्रिक्स है, लॉ रिमूव्स ऑल ई डॉट। ई मीन्स इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 में है, राइट टू इक्वालिटी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेशन, जो आर्टिकल 15 में है। ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी की बात कही गई है आर्टिकल 16 में। यू फॉर अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता के बारे में आर्टिकल 17 में। टी फॉर टाइटल के बारे में आर्टिकल 18। और कहता है कि
एंड गिव्स यू 6 फ्रीडम्स, 6 फ्रीडम यहाँ पर देता है जो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के ए बी सी डी ई एंड जी में है। इफ में राइट टू प्रॉपर्टी रहा, राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब होता है क्या, तो संपत्ति का अधिकार, जिसे यहाँ से रिमूव करके आर्टिकल 300 के ए में कर दिया गया और एक लीगल राइट यहाँ पर बना दिया गया। वहीं कहता है कि गिव्स फॉर क्लियर प्रोटेक्शन, और ये 4 क्लियर प्रोटेक्शंस की भी बात करता है। वो क्या, तो सी फॉर कन्वेंशन, कन्वेक्शन नहीं कन्वेंशन जो आर्टिकल 20 में, एल फॉर लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21, ई फॉर एजुकेशन की बात कहा गया जो आर्टिकल 21 के ए में है, ए आर फॉर अरेस्ट मीन्स आर्टिकल 22, एंड स्टिल देयर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन जो आर्टिकल 23 में, और चिल्ड्रेन के लिए बताया गया किसमें, तो आर्टिकल 24 में बताया गया। तो इस तरह से हम लोग पूरे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। और सो नाउ इट्स इनफ फॉर टुडेज, थैंक यू।